हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज की क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक से टॉपिक ले रहे हैं जिससे एमसीक्यू हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारी एमसीक्यू की 5th क्लास होगी और आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहती हूँ जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारी ईयर बुक है जिसके अंदर हमने जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 की सभी करंट अफेयर की न्यूज को इंक्लूड किया है, जिसके अंदर इंडेक्स रैंकिंग, फाइनेंस की न्यूज, इकोनॉमिक्स की न्यूज, हिस्ट्री के जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें हैं, जितनी भी इंडेक्स रैंकिंग है, सभी चीजों को हम लोगों ने कवर किया है। पूरे साल के करंट अफेयर्स आपको इस ईयर बुक में मिलेंगे। आप इस ईयर बुक की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों को ही ऑर्डर कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी को आपको अगर ऑर्डर करना है तो आपको कहाँ जाना होगा? आपको परचम classes.in पे अपना ऑर्डर प्लेस करना होगा। अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं इसकी तो आपको percham store.in पर आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना होगा। आप जो अभी ऑर्डर करते हैं तो आपकी शिपिंग जो है 28 फरवरी से हम लोग अवेलेबल करा देंगे। 28 फेब से हमारी जो शिपिंग है वो स्टार्ट हो रही है सेकंड स्लॉट की। फर्स्ट स्लॉट ऑलरेडी कवर्ड है। सेकंड स्लॉट जो है 28 फेब से जो है वो शिप होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग बिना किसी देरी के अगर आप चाहते हैं कि बुक आपके घर पे पहुंचे तो 28 फरवरी से आप लोगों की शिपिंग भी जो है, मतलब आप लोगों के लिए जो बुक है उसकी शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोर्सेज के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो एसएससी जनरल अवेयरनेस का एक कोर्स चल रहा है जिसके अंदर कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके सब कुछ इंक्लूड है। और एक कोर्स चल रहा है एसएससी इकोनॉमी का कोर्स जिसको मैं कवर करवा रही हूँ बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक का। दोनों ही कोर्सेज पे आप लोग 10% का एक्स्ट्रा ऑफ ले सकते हैं। यूज कोड पायल10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। दोनों ही कोर्स रिकॉर्डेड मोड में आपको मिलेंगे। जिस दिन आप परचेज करेंगे उसी दिन सारा सिलेबस आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपने एमसीक्यू को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे मेजर कॉजेज क्या है, मतलब भारत के अंदर जो आर्थिक समस्याएं हैं उन आर्थिक समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? तीन ही समस्या है। ठीक है, सबसे पहले तो इंसान की जरूरत, इंसान की जो नीड है, इंसान की जो वांट है वो इतनी ज्यादा है कि उसको कोई पूरा ही नहीं कर सकता। ह्यूमन वांट्स बहुत ज्यादा है और रिसोर्सेज जो है बहुत लिमिटेड है। रिसोर्सेज जो है बहुत लिमिटेड है। और तीसरा, वो जो रिसोर्सेज है अब उसको हम किस तरीके से यूज करें। ठीक है, किस तरीके से यूज करें, मतलब कि व्हाट टू यूज, हाउ टू यूज, ठीक है, वेयर टू यूज, कहां पे यूज करें, क्या यूज करें, कैसे यूज करें। इस चीज को इस चीज को पता लगाना इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा एक सेंट्रल प्रॉब्लम माना जाता है। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन के अंदर क्या है कि ह्यूमन वांट्स बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। हम रिसोर्सेज को यूज कैसे करें ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही है। और रिसोर्सेज जो है बहुत स्कार्स है, मतलब कि उनकी कमी हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो धरती से। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारी की सारी इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉब्लम है, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाइलाइट्स वन ऑफ द इसेंशियल कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या है? याद करो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मैंने बताया था, एक जैसे प्रोडक्ट, एक जैसे प्राइसेस, मैनी सेलर, मैनी बायर। ठीक है, ये सब चीजें हमने समझा था। जिसको नहीं पता टाइप्स ऑफ मार्केट की वीडियो में चले जाओ। अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन हैज अ नंबर ऑफ सेलर एंड अ फ्यू बायर। बिल्कुल गलत बात, बायर भी बहुत है, सेलर भी बहुत है। परफेक्ट कंपटीशन हैज डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसिंग फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस नहीं होता, सेम प्रोडक्ट के लिए वहां सेम प्राइस होता है। परफेक्ट कंपटीशन हैज सेम प्राइसिंग फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये बिल्कुल सही बात है। प्राइस भी सेम होगा, प्रोडक्ट भी सेम होगा किसी भी एक समय पे। ठीक है, इसको हम परफेक्ट कंपटीशन का फीचर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एमएसपी को लेके है कि एमएसपी को कौन सा इंस्टीट्यूट रिकमेंड करता है। तो आपको ये बात याद रखना है, सीएसीपी जो है वो एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, रिकमेंड करता है। 25 क्रॉप्स के लिए एमएसपी आता है। आपको किताबों में 23 लिखा मिलेगा, बट 2 क्रॉप हस्क जो और तोरिया इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। और अभी के दिन 25 क्रॉप्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। 25 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस होता है जिसको सीएसीपी अनाउंस करता है। और शुगर केन के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, क्या शब्द यूज करते हैं? शुगर केन, गन्ने के लिए हम एफआरपी कहते हैं, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, बाकी क्रॉप्स के लिए एमएसपी होता है। तो आप देख लीजिए सीएसीपी कहां है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेस, इसको रिकमेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? डुओपोली के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है?
डुओपोली ओलिगोपोली का ही एक हिस्सा है। ओलिगोपोली के अंदर क्या होते हैं, लिमिटेड सेलर होते हैं, कुछ लिमिटेड लोग ही होते हैं जो किसी सामान को बेच रहे हैं, लिमिटेड सेलर होते हैं। डुओपोली इसी का ही एक हिस्सा होता है। डुओ का मतलब होता है टू, यानी कि टू सेलर होते हैं किसी भी चीज के, और मैनी बायर होते हैं। सेलर दो ही है, मैनी बायर होते हैं। अगर सेलर सिंगल होता, अगर सेलर सिंगल होता तो हम क्या कहते हैं, वो क्या है, वो मोनोपोली है। वो क्या हो जाता, वो मोनोपोली हो जाता। अभी मैं क्या कह रही हूँ, टू सेलर है तो मैंने क्या कह दिया, डुओपोली। ठीक है, अब देखते हैं डुओपोली स्पेशल केस है ओलिगोपोली का, डुओपोली स्पेशल केस है मोनोप्सोनी का, डुओपोली स्पेशल केस है मोनोपोली का या इम्परफेक्ट कंपटीशन का। तो अभी अभी मैंने बताया ये ओलिगोपोली का स्पेशल केस है। आंसर क्या आ जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इज करेक्ट। भारत की इकोनॉमी के लिए क्या सही है। भारत की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। सबको पता है भारत की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, भारत की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, कैपिटल के भी फीचर आएंगे और सोशल के भी, सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी फीचर आएंगे, कैपिटलिस्ट के भी और सोशलिस्ट के भी, दोनों के ही फीचर आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप भी है भारत के अंदर, कुछ चीजों को लेके प्राइवेट ओनरशिप भी है, और भारत के अंदर पब्लिक ओनरशिप भी है। प्राइवेट ओनरशिप भी है और भारत के अंदर पब्लिक ओनरशिप भी है, दोनों ही ओनरशिप जो है वो भारत के अंदर है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी इसके अंदर आता है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया फॉलोज द मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली इज ट्रू। चारों स्टेटमेंट पढ़िए। एक मिनट का मुझे समय देना स्टूडेंट्स। ये क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली इज ट्रू। मोनोपोली के बारे में कह रहा है कि जो डिमांड कर्व होता है फर्म का अंडर मोनोपोली हैज अ पॉजिटिव रिलेशन विद डिमांड एंड प्राइसेस। मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्या होता है, कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है, डिमांड और प्राइसेस में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाता है भाई, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी प्राइस भी बढ़ेगा, कुछ ऐसा होता है क्या। डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली हैज इनवर्स रिलेशनशिप, भाई डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, या मैं कह रही हूं भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, कुछ ऐसा है क्या। डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली हैज नो रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, क्या कोई रिलेशन नहीं होता डिमांड और प्राइस में। अब आप एक बात देखो, मोनोपोली में क्या होता है, आप कितना भी प्राइस इंक्रीज कर दे आपकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मतलब डिमांड जो है वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, आपकी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, ऑब्वियस ही चीज है, डिमांड जो है वो रहेगी, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। तो आंसर क्या आएगा, दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ऐसा होगा ही नहीं कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, मोनोपोली एक ही बंदा है, मतलब वो प्राइस बढ़ा रहा है तो भी उसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी, एक पॉजिटिव रिलेशन दोनों के बीच में होता है। आंसर क्या आएगा, ए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको करेक्ट छाटना है। The process of charging different prices from different consumers for the same product is called price extension। ये क्या कह रहा है, कह रहा है आप डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए उसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिफरेंट रख रहे हो। भाई जैसे मान लीजिए एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन, दोनों को एक ये गुड जो है वो पसंद है, इसको ये 50 रुपए की मिल रही है, इसको ये 100 रुपए की, तो इसको प्राइस एक्सटेंशन कहते हैं क्या, या इसको प्राइस कंट्रोल कहते हैं, या इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। सीधी सी बात है, भेदभाव हो रहा है दोनों के बीच में, तो इसको क्या कहेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज ट्रू। मोनोपोलिस्टिक के लिए क्या सही है। मोनोपोलिस्टिक में याद कीजिए होमोजीनियस प्रोडक्ट तो होता है, मतलब प्रोडक्ट तो एक जैसा था। याद करो मैंने एग्जांपल क्या दिया था मोबाइल का, कि मोबाइल तो सबके पास पा जाएंगे, लेकिन किसी के पास वीवो का, किसी के पास ओप्पो का, किसी का कैमरा क्वालिटी अच्छा है, कोई स्लिम है, किसी की साउंड सिस्टम अच्छा है, किसी का स्कैनर अच्छा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जिसको हमें एडवर्टीजमेंट से बताना पड़ता है। बेचने के लिए हमको एडवर्टीजमेंट करवानी पड़ती है मोनोपोलिस्टिक में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि प्रोडक्ट तो एक जैसा है, होमोजीनियस है, लेकिन एडवर्टीजमेंट की सपोर्ट से हम उसको सोल्ड करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स की सप्लाई के बारे में आप क्या समझते हैं। ये सेल के लिए जो स्टॉक अवेलेबल है उसको कहते हैं, नहीं, ये तो रुका हुआ सामान होता है। स्टॉक तो क्या होता है, रुका हुआ सामान होता है।
वेयर हाउस में जो टोटल स्टॉक पड़ा उसको सप्लाई कहते हैं, नो। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स की जो असलियत में प्रोडक्शन कितनी हुई है उसको सप्लाई कहते हैं, नहीं। कितना क्वांटिटी जो है वो ऑफर किया गया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना ऑर्डर आया हुआ है कि हमको इतना सामान चाहिए, कितने गुड्स आप ऑफर कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई। कितने गुड्स आप कह रहे हो कि इतने रुपए में हम आपको इतना सामान दे रहे हैं, इतनी क्वांटिटी दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन। लॉ ऑफ डिमांड किस रिलेशन को बताता है, आप बताओ। लॉ ऑफ डिमांड के बीच में किस किस के बीच में कर्व बनता है। एक तो बनता है, यहां थी डिमांड और यहां था प्राइस, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में ये कर्व बनता है। ठीक है, तो प्राइस और क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी के बीच में ये कर्व बनता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, लॉ ऑफ डिमांड ये बता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कह रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में आप क्या समझते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों होंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी होगा और मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर भी होगा। जहां केवल प्राइवेट ओनरशिप होगी उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, और जहां केवल पब्लिक ओनरशिप होगी उसको हम क्या कहेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर होते हैं, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीएनपी के बारे में आपका क्या अभिप्राय है, मतलब आप क्या समझते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से। अब हमने देखा था जीडीपी में अगर हम नेट फैक्टर ऐड कर दे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड अगर हम ऐड कर दे तो हमको जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। और जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है टोटल प्रोडक्शन, एक साल का टोटल प्रोडक्शन, इसको हम जीडीपी कहते हैं। यानी टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड में अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दूं तो मुझे जीएनपी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है डी। ऑप्शन क्या आ गया, डी। यानी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड में अगर मैं नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड की ऐड कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटलिज्म का क्या मतलब है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्राइवेट ओनरशिप जो कैपिटल गुड्स का होता है उसको कैपिटलिज्म कहते हैं। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म। गवर्नमेंट ओनरशिप को हम क्या कहते हैं, सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड मीन। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। ये क्या कह रहा है, क्वांटिटी डिमांड राइज हुई तो प्राइस राइज होंगे, नो। प्राइस राइज हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज होगी, नो। प्राइस राइज हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, ये बात बिल्कुल सही। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंक्रीज इन डिमांड कैन अकर ड्यू टू। डिमांड में इंक्रीज कब होगा, जब आपकी इनकम बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है, मेरी इनकम बढ़ रही है मैं ज्यादा डिमांड करूंगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए मुझे कार खरीदनी है, मेरा मन ऐसा है खरीदू ना खरीदू, लेकिन अगर पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया मैं क्या कहूंगी, अब तो मैं कार खरीद ही लूंगी, मुझे सस्ती पड़ेगी, चलाने में मुझे अफोर्ड करने में सस्ती पड़ेगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जब प्राइस कम हो रहे हैं, ठीक है, तब भी हम डिमांड बढ़ा देंगे। और उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। भाई मुझे ऐसे लग रहा है कि कार क्या, मतलब कि मुझे मान लीजिए मुझे खरीदनी थी, मान लीजिए स्विफ्ट डिजायर खरीदनी थी। ठीक है, अब मैंने देखा इसके बदले में जो वैगनर है वो भी इसकी इतनी महंगी हो रही है, इससे अच्छा तो फिर मैं स्विफ्ट डिजायर खरीद ही लूं। तो आंसर क्या आएगा, जब इसके सब्स्टिट्यूट भी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तब भी हम किसी चीज की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। भाई मान लीजिए चाय है, कॉफी बहुत ही महंगी हो जाती है तो हम चाय की डिमांड को बढ़ा देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय डिमांड कर्व व्हेन। डिमांड कर्व इंक्रीज इन डिमांड कब दिखाता है, अब याद करें। अब मैंने आपको क्या बताया था, शिफ्ट बताया था कर्व में। अब प्राइस उतना ही है जितना पहले था, ठीक है, लेकिन फिर भी जो डिमांड है वो बढ़ जा रही है। डिमांड पहले डी थी, अब डिमांड डी डैश हो गई है। ठीक है, ये इंक्रीज हो गया है। तो मैं क्या कहूंगी कि ये जो कर्व है ये कहां चला गया है, ये कर्व जो है वो लेफ्ट साइड इंक्रीज हो गया। कर्व कहां चला गया है, लेफ्ट साइड इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो कर्व शिफ्ट लेफ्ट उस केस में जो आपकी डिमांड है वो इंक्रीज हो रही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड इज मेजर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। किस पर्सपेक्टिव से हम लॉ ऑफ डिमांड देखते हैं। डिमांड हमेशा कंज्यूमर के थॉट से देखा जाता है, क्योंकि कंज्यूमर ही तो डिमांड कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा, कंज्यूमर। ठीक है, आंसर क्या आ गया, कंज्यूमर। उसके बाद
गुड्स फॉर विच डिमांड गोज डाउन व्हेन इनकम गोज अप। उन गुड्स को क्या कहते हैं? जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई, आपने कुछ गुड्स की डिमांड को डिक्रीज कर दिया, ठीक है, उस कुछ गुड्स की डिमांड को डिक्रीज कर दिया, आप उन गुड्स को क्या कहोगे? देखो, इनकम बढ़ रही है फिर भी आप उनको नहीं खरीद रहे हो, मतलब बहुत ही घटिया क्वालिटी के थे, इंफीरियर गुड्स हम उनको कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ईयर वाज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया? नेशनल फूड फॉर वर्क, काम के बदले अनाज जो है, ये कब लॉन्च हुआ है? 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लॉन्च किया, ठीक है, आंसर क्या आएगा? 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ रही हूं मैं, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम? इनमें से कौन कौन सी योजनाएं ऐसी है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, दोनों इनकरेक्ट है या दोनों सही है? आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का। आई होप आप लोग इसका आंसर सही देंगे। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको कुछ मदद मिल रही है इस सीरीज से। अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दिया कीजिए, जिसकी तैयारी हो चुकी है एटलीस्ट वो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेगा। और आप लोग बेसिक के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट बनी है, और वीकली आपको फाइनेंस के करंट अफेयर भी मैं करवा रही हूं, तो उससे भी आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।